आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 12वें टेस्ट का। सवाल आपके सामने लिखा है, हमको चूँकि उधर लाइट जल रहा है, चमक रहा है, इसलिए हम इसे बुकलेट से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर से। आप देखिए उधर और हम पढ़ते हैं इधर। कह रहे रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाई कैपिटल R इक्वल टू A का पावर n और B का पावर माइनस प्लस m। रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट K, A का पावर m और B का पावर n। यही तो रेट दिया गया भैया इसमें। ये देखिए सामने आपके रेट है। कलर जरा बदल लें, इसका पीला कर लेते हैं। कह रहे हैं इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, अगर A का कंसंट्रेशन हम क्या कर दें, डबल कर दें, और B का कंसंट्रेशन हम क्या कर दें, हाफ कर दें, तो देखना हम लोग जब रेशियो निकालते थे बेटा, तो R2 अपान R1 इक्वल टू ये हो जाएगा A2 का फाइनल कंसंट्रेशन अपान A1 का इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर m, ऐसे होता था B2 अपान B1 का पावर n। ओके, यहाँ पर हम A का कंसंट्रेशन डबल कर दे रहे हैं, इसको 1 मोलर मान ले रहे हैं, और B का कंसंट्रेशन हम हाफ कर दे रहे हैं, इसको 1 मोलर मान ले रहे हैं। इसका पावर m, इसका पावर n, दैट इज R2 अपान R1। ओके, ये हो जाएगा 2 अपान 1 का पावर m, यही हो जाएगा 1 अपान 2 का पावर n, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 2 अपान 1 का पावर m और 2 अपान 1 का पावर माइनस n। क्लियर? अब इसी को आप लिख सकते हैं 2 का पावर m माइनस n, तो R2 अपान R1। वो कह रहे साहब रेशियो बताओ R2 अपान R1 का, तो R2 अपान R1 का जो रेशियो होगा ये होगा 2 टू द पावर m माइनस n के। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इस सवाल में बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। पढ़िए, क्वेश्चन लिखा है सामने। कह रहे फॉर द रिएक्शन 2A प्लस 3B प्लस 3/2C, ये है रिएक्शन। यहाँ तो लिखा ही है, यहाँ देखिए लिखा रिएक्शन 2A प्लस 3B 3/2C, और ये 3P के बना रहे हैं। क्लियर? अगर हम इसका मोल के टर्म में रेट लॉ इक्वेशन लिखते तो कैसे लिखा जाता है, यहीं ऊपर ही लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा भैया dn ऑफ A अपान dt, जो कॉफिशिएंट होगा उसको उलट देंगे तो हो जाएगा 1 अपान 2, साइन माइनस लगेगा, इक्वल टू -1/3 dn B अपान क्या हो जाएगा dt। इसको भी आप कॉफिशिएंट को पलट देंगे तो 2 अपान 3 dnc अपान क्या हो जाएगा dt। अब ये आर्डर तो किसी से मैच कर नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि जो हमारा इक्वेशन है इसी का मल्टीपल हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो अगर आप यहाँ देखें तो देखिए dna अपान dt, dna अपान dt, dna अपान dt, dna अपान dt है सारे ऑप्शन में। इसका मतलब कि इसमें से 2 गायब है। 2 गायब होने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो देखिए यही इक्वेशन हमारा निकल करके हम इसको नीचे यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा, या -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा dna अपान dt, यहाँ 2 लग जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 dnb अपान dt। यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, यहाँ पर भी माइनस लगेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में है ना बेटा। जब 4 अपान 3 dnc अपान dt मैच कराइए, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। तीसरे सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं फॉर ए रिएक्शन स्कीम A कन्वर्ट हो रहा है B में और B कन्वर्ट हो रहे हैं C में।
यह है रिएक्शन, ए जा रहा है बी में और बी जा रहे हैं सी में। इसका कांस्टेंट है K1, इसका कांस्टेंट है K2। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी का बनना इज सेट टू बी 0 देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाई। कह रहे साहब अगर जो बी बन रहा है इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन को हम 0 मान लें या 0 कर दें, तो 0 कब होगा? जब ए से जितना बी बन रहा होगा वही उतना पूरा का पूरा बी सी में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी के, यानी आर एफ ऑफ बी इक्वल टू आर डी ऑफ बी के। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रेट बी का बनना किस रेट पर डिपेंड कर रहा है? किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा? ए के कंसंट्रेशन पर। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं K1 डॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी जो डिकम्पोज हो रहा है, जिस रेट से डिकम्पोज हो रहा है सी में डिपेंड करता है इसका कंसंट्रेशन क्या है, तो हो जाएगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अगर हम यहाँ से बी का कंसंट्रेशन निकालें तो हो जाएगा K1 अपान K2 और कंसंट्रेशन ऑफ ए के। यही तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बी का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, तो बी का कंसंट्रेशन ढूंढिए। K1 अपान K2 डॉट ए, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, K1 अपान K2 डॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए के। ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने सारा सवाल लगा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, चौथे नंबर सवाल पे भैया। कह रहे इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, बाय कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा ये देखना रिएक्शन करा रहे हैं ये 2 मोल SO2 1 मोल O2 से रिएक्शन करके 2 मोल SO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कह रहे द रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर्ड एज, यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 कॉन्टैक्ट प्रोसेस से SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। बाद में इसी में पानी डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। ओके, यहाँ पर अगर हम सबका रेट निकालें तो रेट इक्वल टू -1/2 डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपान dt इक्वल टू -d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपान dt इक्वल टू 1/2 डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपान dt। ठीक है, हमें कर क्या रहे हैं? हमें ये दे दिए हैं कि जो O2 का कंसंट्रेशन है, मतलब O2 का रेट है, ये पूरी वैल्यू हमें दे दिए हैं। कितना दे दिए हैं बेटा? ये दिए हैं रेट ऑफ ये दिए हैं अपान dt, ये दे दिए -2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? कह रहे द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 विल बी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2 विल बी। अब SO2 के टर्म में हमसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा हाफ ऑफ dt इक्वल टू डी ऑफ O2 अपान dt। ठीक है, तो हो जाएगा डी ऑफ SO2 अपान dt इक्वल टू ट्वाइस इंटू डी ऑफ O2 अपान dt हो जाएगा ट्वाइस इंटू -2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, यही हो जाएगा 5 साइन माइनस लगेगा इंटू 10⁻⁻⁴। ढूंढिए, देखिए कोई इसमें मैच कर रहा ऑप्शन? यस, चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। अगला सवाल कौन सा भैया? ये कह रहे हैं कि फॉर द केमिकल रिएक्शन A + B प्रोडक्ट बना रहा है, द ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू A एंड विद रिस्पेक्ट टू B।
ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में भी आर्डर 1 है और बी के रिस्पेक्ट में भी आर्डर 1 है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर डाल लेते हैं। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ओके, हम अगर इसका जनरल इक्वेशन लिखें बेटा तो हो जाएगा रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के ए का पावर 1 और बी का पावर 1। जैसा कि ये बता रहे हैं कि रिएक्शन का जो रेट है वो ए के रिस्पेक्ट में, आर्डर इसका ए के रिस्पेक्ट में 1 है और बी के रिस्पेक्ट में भी 1 ही है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, हम अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम वही एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से गणना कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये रेट दे दिए हम। तो ये हो जाएगा R2 अपान R1 इक्वल टू R2 अपान R1, ये हो जाएगा X अपान 20 डॉट 0.5 अपान 0.5। ये A का रेशियो हुआ, ये B का रेशियो हुआ, ठीक है। तो 0.5 और यहाँ पर R2 की वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है 0.4। तो इसको जरा कलर बदल लें, 0.4 अपान 0.1 इक्वल टू x अपान 20, ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई 80। यहीं पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 पहला और थर्ड तीसरे से लेते हैं, 1 एंड थर्ड। इसका भी देखिए हो जाएगा R2 अपान R1 इक्वल टू, R2 अपान R1 क्यों होगा, थर्ड है तो R3 अपान R1 होगा, R3 अपान R1 इक्वल टू 40 अपान 20 डॉट, ये हो जाएगा y अपान 0.5। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 चौक कितना हो गया 80। अच्छा, R3 अपान R1 भी दिया गया है, ये हो गया 0.8 अपान 0.1 इक्वल टू 40 अपान 20 इंटू y अपान 0.5। ये 8 कटा, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 5 चौक 20, 4 पंचे 20 यानी 2.0, यानी y निकल करके आ जाएगा 2.0 के, यानी कह सकते हैं 2 डायरेक्ट। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, x 80 है और y 2 है, 80 2, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। जरूरी नहीं कि आपको दो अननोन वैल्यू दें, हो सकता सवाल में मात्र एक ही अननोन वैल्यू दे दें, सवाल ऐसे आधा दे करके। वो तो हम सवाल जो बनाए हैं कंप्लीट लेकर के चले हैं, ताकि थोड़ा सवाल में आप कैलकुलेशन करें, मेहनत करें, स्पीड लें अपनी बेटा, इसलिए। ओके, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 80 और दूसरे का वैल्यू आएगा 2। क्लियर बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भाई हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, छठा सवाल। ये भी देखिए प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे द स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है, हैज़ स्टडीड द डिकम्पोजिशन ऑफ गैस AB3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ही ऑब्टेन द फॉलोइंग डेटा। ये निम्नलिखित डेटा इनको प्राप्त हो रहा है भैया। हमें बताना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का क्या बताना है, ऑर्डर। तो कोई भी आप 2 डेटा ले लें, चाहिए ये ले लें, चाहिए ये ले लें, चाहिए और ये ले लें, चाहिए और ये ले लें, कोई भी आप डेटा ले लें, ऑर्डर कांस्टेंट है तो वैल्यू सारा सेम निकल करके आएगा। अब जरा देखिए क्या दिया गया है यहाँ आपको, यहाँ देखिए आपको दिया गया है हाफ लाइफ दिया गया है। हाफ लाइफ में और कंसंट्रेशन में हमने आपको रिलेशन एक लिखवाया था, क्या कि हाफ लाइफ या फ्रैक्शनल चेंज टाइम, ऐसे ये था इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 - n। अगर प्रेशर दिया गया है तो प्रेशर का पावर 1 - n। यहाँ देखिए हमें प्रेशर दिया गया है, कंसंट्रेशन दिया गया है, प्रेशर दिया गया बेटा,
तो अगर प्रेशर दिया गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 का पावर 1 माइनस n के। क्लियर? अब यहाँ जरा ध्यान से देखें, यहाँ टाइम क्या था, हाफ लाइफ 0.5, फिर टाइम 1 रखा गया, टाइम 2 रखा गया, टाइम 4 रखा गया, तो ये हुआ T1, ये हुआ T2। हम इसको T1 मान ले रहे हैं, इसको T2 मान ले रहे हैं, ठीक है। और इस समय ये P1 था, इस समय क्या हो गया P2। तो हम देखिए वही करने चल रहे हैं। T1 कितना हुआ, नीचे रख दिए 2, और T2 कितना हुआ, ऊपर हो गया 4। P1 कितना था, नीचे हो गया 100, और P2 कितना हो गया, ऊपर हो गया 50 का पावर 1 माइनस n। कोई प्रॉब्लम बेटा? समझे जरा इधर, 2 से आप भाग दे दीजिए, 2 तो हुआ 2 अपान 1 इक्वल टू 1 अपान 2 का पावर 1 माइनस n। हम 2 को नीचे कर ले रहे हैं ताकि दोनों तरफ का बेस सेम हो जाए, तो हो जाएगा 1 अपान 2 का पावर -1 इक्वल टू 1 अपान 2 का पावर 1 माइनस n। तो यहाँ अगर आप देखें 1 माइनस n इक्वल टू -1 के, ठीक है। तो जब आप n निकालोगे तो n को उस तरफ ले जाओगे, इसको इस तरफ ले आओगे, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आर्डर कितना निकल के आया 2। क्लियर? आर्डर देखिए 2 निकल करके आया। तो पहले आइए अगले क्वेश्चन पे बेटा, 7वें नंबर सवाल पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन, ठीक है, CH3N2 CH3 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 N2। रिएक्शन आपके सामने ही दिया गया है, ये है एजोमीथेन ईथेन में और N2 में डिकम्पोज हो रहा है। और ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन भैया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? करे द वेरिएशन इन पार्शियल प्रेशर विद टाइम्स एट 600 केल्विन इज गिवन बाई। इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये है नेचुरल लॉग, दिख रहा है बेटा ये, ठीक, ये नेचुरल लॉग है। ये जो ये देखना नेचुरल लॉग बेटा, नेचुरल लॉग P अपान P0 है। हम पहले अपने ओरिजिनल इक्वेशन पे आते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन जरा देखें, ये नेचुरल लॉग K इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग A माइनस EA अपान 2.303 R इंटू 1, नहीं 2.303 नहीं होगा यहाँ पर, R इंटू 1 अपान T होगा। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो जो इक्वेशन हमारा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये तो एक अर्हीनियस इक्वेशन है, लेकिन हमें अर्हीनियस इक्वेशन नहीं लगाना है, हमें एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिए हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन हमें लेकर के चलना है, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट आप अटैक ना मारिए, आप इसी पे आ जाइए। K इक्वल टू 1 अपान T नेचुरल लॉग P0 अपान क्या हो जाएगा P के, या P0 अपान PT कह सकते हैं, T टाइम पर प्रेशर होगा, ठीक है। यही हो जाएगा नेचुरल लॉग P0 अपान P इक्वल टू क्या हो जाएगा KT के, ठीक है। लेकिन अब आप अगर आप यहाँ ग्राफ प्लाट करें, ठीक है, तो अगर आप ग्राफ यहाँ प्लाट करते हैं तो देखिए ये नेचुरल लॉग P अपान P0 के बीच ग्राफ है और टाइम के बीच ग्राफ है, ना कि नेचुरल लॉग P0 अपान P के बीच ग्राफ। अगर आप ये ग्राफ आप लेते हैं तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे निकल करके आएगा, नेचुरल लॉग P0 अपान P टाइम, यहाँ देखिए ऐसे ग्राफ जाएगा ये। लेकिन हमारा ग्राफ ये नहीं है, इन्होंने क्या किया है, इक्वेशन को पलट दिया है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग P अपान P0 इक्वल टू माइनस K इंटू T के। स्पष्ट? अब अगर ये माइनस दिए हैं तो पहले स्लोप हमारा पॉजिटिव था, इस वाले का ग्राफ अगर आप प्लाट करोगे तो नेचुरल लॉग P0 अपान P और टाइम के बीच ग्राफ प्लाट करोगे
तो इसका देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है और पॉजिटिव स्लोप है इसका। और इस वाले का जब आप ग्राफ प्लाट करोगे तो नेचुरल लॉग p अपान p नॉट डॉट टाइम, इसका देखिए स्लोप निगेटिव होगा स्पष्ट, ये 0 से पास होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हटा दीजिए, ये स्लोप निगेटिव होगा। जाहिर सी बात अगर स्लोप निगेटिव होगा और स्लोप की वैल्यू वो आपको दे दिए हैं -3.465 इंटू 10 की पावर 4 के, तो ये जो स्लोप है यही -k ही तो है। तो अब ये हो जाएगा -k इक्वल टू -3.465 इंटू 10 की पावर 4। स्पष्ट? तो k इक्वल टू हो जाएगा 3.465 इंटू 10 की पावर 4। ओके, हमें बताना क्या है भैया, इसका सवाल में जरा पढ़िए। इसका हमें बताना है हाफ लाइफ। देखिए नीचे दिए गए हैं, कह रहे द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो हाफ लाइफ अगर इसका बताना है तो हाफ लाइफ इक्वल टू होता है 0.693 अपान क्या हो जाएगा के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा 0.693 अपान के की वैल्यू हो जाएगी 3.4 इंटू 3.465 इंटू 10 की पावर 4। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -5। तो चूंकि -5 देखिए पहले से यहाँ दिए ही हैं ये, तो ये जो वैल्यू 2 है यही हमको बताना है। तो ये देखना 2 वैल्यू आपके सामने दिया गया है। चीज़ें स्पष्ट हुई भैया? आइए जरा अगले सवाल में। अगर आप यहाँ देखें तो सवाल जो 8वां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ए P1 है, यानी ए प्रोडक्ट बना रहा है P1, बी प्रोडक्ट बना रहे P2, सी प्रोडक्ट बना रहे P3, डी प्रोडक्ट बना रहे P4। ठीक है, कह रहे द ऑर्डर ऑफ एबव रिएक्शन आर 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। बड़े प्यारे प्यारे सब सवाल हैं बेटा। इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से आप दिमाग लगा करके करेंगे तो सवाल में लगेगा कि यार सवाल में कुछ था ही नहीं। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप रेट निकालते हैं तो रेट होता है रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर क्या हो जाता है n के। यहां पर आप कंसंट्रेशन ऐसे रख लीजिए, कंसंट्रेशन का पावर n। फार्मूला यही तो होता है ना भाई। किसी भी इक्वेशन का अगर आप जनरल नियम देखें तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और c का पावर क्या हो गया n। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड c इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t, एट टाइम t। क्लियर बात? एट टाइम t। क्लियर बात बेटा? रेट इक्वल टू k, c का पावर n। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड c इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t, एट टाइम t। ओके, अब अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो हो जाएगा लॉग ऑफ रेट इक्वल टू लॉग के, ठीक है, प्लस n लॉग c। इसी चाहे कहें c और चाहे कहें कंसंट्रेशन। अब अगर आप यहाँ ग्राफ प्लॉट करें तो y इक्वल टू c प्लस m डॉट x। ठीक है, और जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ये देखिए हम ग्राफ ले रहे हैं, ये हो जाएगा लॉग रेट, ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन। स्लोप देखिए क्या होगा हमारा पॉजिटिव। क्लियर? यही स्लोप हमारा क्या है, यही स्लोप हो रहा है n, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि स्लोप
दैट इज कॉल्ड n इक्वल टू, यही तो हुआ ना tan थीटा के, यही tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। मीन्स कि थीटा जिसका जितने ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, थीटा जिसका जितने ज़्यादा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उतने ज़्यादा होगा। यानी कि tan थीटा डायरेक्टली किसके हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो अब आप इसमें देखें सबसे ज़्यादा tan थीटा किसका है, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें tan थीटा तो फोर्थ का है। आप देखिए यहाँ से एंगल ज़्यादा है, ये ब्लू पे कर लेते हैं। आप देखिए सबसे ज़्यादा खड़ा स्लोप ये है, उससे स्टीपर थोड़ा और नीचे आया और नीचे आए और नीचे आए, देखिए एंगल घटता जा रहा है इसका, देखिए एंगल सबसे कम इसका देखिए निकल कर क्या रहा है। तो जिसका tan थीटा सबसे ज़्यादा होगा उस ग्राफ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी उस रिएक्शन का ऑर्डर, उस ग्राफ का ऑर्डर सबसे ज़्यादा निकल कर के आएगा। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका आएगा, फोर्थ का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का और फिर थर्ड का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिए पूरा एकदम सब आपके आँख के सामने है। थोड़ा बीच बीच में हमारा लगातार फ़ोन आ रहा था तो हमें फ़ोन रिसीव करने जाना पड़ रहा था, इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के समझाने में बीच बीच में इंटरप्शन जनरेट हुआ बेटा। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9वां सवाल कह रहे हैं द रेट कांस्टेंट ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है भैया, 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड इज 0.5 मोलर, व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप ऐसे समझिए A0 - AT = KT के, वो A0 आपसे पूछ रहे हैं, AT दिए हैं 0.5, कितने टाइम के बाद, 25 सेकंड के बाद दिए हैं कि 25 मिनट के बाद दिए हैं, 25 सेकंड के बाद दिए हैं। ठीक है, और रेट कांस्टेंट कितना दे दिए हैं, रेट कांस्टेंट कितना दे दिए हैं, ये दिए हैं 2 × 10⁻²। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो ये माइनस है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 0.02 हो गया इंटू 25 हुआ, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 0.50, ये हो गया -0.5 A0। तो जब आप 0.5 को आप उस तरफ ले जाओगे तो A0 = हो जाएगा 0.5 + 0.5 = 1 मोलर। ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर। अगले सवाल पे आ जाए भैया जरा, 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां सवाल पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फॉर द रिएक्शन ए, किस में जा रहा है भैया, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ए प्लॉट ऑफ लॉग हाफ लाइफ वर्सेस log A0, ठीक है, इज शोन इन द फिगर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाई A0 द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जस्ट अभी आपको पीछे बताया गया भैया कि हाफ लाइफ डायरेक्टली पुश किसके होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 - n के। ठीक है, यही होता था जब आप बराबर करते थे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, ये होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 - n के। आप दोनों तरफ लॉग ले लो, log T½ = log K + 1 - n log A0 के। बोलिए, ये हो गया y = C + m.x। यही जो स्लोप होगा, स्लोप यही किसके बराबर निकल के आ रहा है भैया, 1 - n के बराबर। और यही स्लोप क्या होगा,
tan थीटा के, तो यहाँ पर 1 माइनस एन इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आर्डर क्या निकल के आया? 0, क्योंकि यहाँ पर जो n है, n ये क्या है? आर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सब बेटा पूरा क्लास में पढ़ाया गया है मेरे लाल, ये सब पूरा सब समझाया गया, पढ़ाया गया। इसमें कुछ नया सवाल हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, बस पूछने का तरीका बदल गया है बच्चों। क्लियर? 11वें क्वेश्चन में जरा आ जाएं भाई। 11वें क्वेश्चन में कह रहे हैं द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ NO एंड Br2। NO एंड Br2, इसको जरा ये Br2 ऐसे कर लीजिएगा। Br2 हालांकि दिया भी गया होगा सवाल में आपके। करें इफ द सेकंड स्टेप इज, अब इसमें देखिए ऑप्शन इसमें गायब कर दिए हैं, टाइपिंग कैसे किए हैं देवता हमारे। अच्छा है ही नहीं है, चलिए सवाल हम समझा दे रहे हैं, पिक्चर क्या बना रहे हैं वो। कह रहे NO प्लस Br2 NO Br2 बना रहे हैं, NO Br2 फिर NO और NO Br में जा रहे हैं 2 मोल ऑफ। अब इसमें देखिए कह रहे साहब सेकंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो दूसरा स्टेप है। हम यहाँ पर फिर से लिख ले रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं NO प्लस Br2 NO Br2, यही NO Br2 दोबारा NO से रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ NO Br में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये स्टेप हमारा स्लो है, जाहिर सी बात है कि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाएगा। ओके, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है तो हम रेट लिखेंगे, रेट कांस्टेंट के NO Br2 का कंसंट्रेशन डॉट NO का कंसंट्रेशन। NO Br2 को हम ले नहीं सकते क्योंकि देखिए जो यहाँ बन रहा है वो यहाँ यूज़ हो रहा है, ये इंटरमीडिएट है, तो इसके वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका निकालेंगे या रिएक्शन कोशिएंट ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा NO का कंसंट्रेशन डॉट Br2 का कंसंट्रेशन। तो जब हम NO Br2 का कंसंट्रेशन यहाँ से लेंगे तो होगा इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट NO, ये हो जाएगा Br2, और ये पूरी वैल्यू ले आकर के हम यहाँ पुट करेंगे तो यही रेट इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट के, ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के NO Br2, और ये हो गया NO। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, NO का स्क्वायर, ये हो जाएगा Br2, ये हो गया रेट। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ठीक है, तो आर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इक्वल टू 2, आर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2 इक्वल टू 1, ओवरऑल आर्डर विल बी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। हमसे जो पूछा जा रहा है NO के रिस्पेक्ट में आर्डर, आर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2, आर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, ये हो जाएगा 2। इसमें बी ऑप्शन देखिए करेक्ट होगा, ये 2 निकल करके आएगा। क्लियर? सवाल आपके सामने है, आसान सा सवाल है, समझ लीजिए भैया। अगले क्वेश्चन पे 12 नंबर पे पढ़िए। 12 नंबर सवाल कह रहे हैं ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी। कह रहे साहब अगर A और B 2 कंपोनेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका आर्डर हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, आर्डर कुछ भी हो सकता है।
मॉलिक्युलरिटी इसकी जब भी होगा तो 2 ही निकल करके आएगा। क्या इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकता है? नहीं साहब, कभी नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी, क्या नहीं हो सकता? तो रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर हो सकता है, रिएक्शन फर्स्ट आर्डर भी हो सकता है, रिएक्शन सेकंड आर्डर भी हो सकता है, लेकिन रिएक्शन कभी यूनिमॉलिक्यूलर नहीं होगा। अगर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर होता है, यूनिमॉलिक्यूलर नहीं हो सकता। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भैया। कह रहे हैं इफ हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इज 5 ईयर्स, कितना दे रहे हैं? 5 साल। देन द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर्स व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन 64 ग्राम। तो 64 ग्राम हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर के चल रहे हैं। हाफ लाइफ इसका कितना है? 5 ईयर है। तो 5 साल के बाद ये 32 ग्राम रह जाएगा, अगले 5 साल के बाद ये 16 ग्राम रह जाएगा, अगले 5 साल के बाद ये 8 ग्राम रह जाएगा। ज़रा यहाँ से यहाँ तक आप टाइम देखें, 5 + 5 + 5 यानी 15, यानी कि 64 ग्राम अगर आप लेकर चल रहे हैं तो 15 साल के बाद ये कितना ग्राम रह जाएगा? 8 ग्राम रह जाएगा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। सवाल नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाएं भैया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये ध्यान से जरा देख लें बेटा। कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स। ये आपके सामने प्लॉट है। इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं आपके बुकलेट में जो क्लास में हम कराते हैं, पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इसके दिए गए हैं, एक ही सवाल है उसमें और उसी पर हमने लगा करके क्वेश्चंस पूछे हैं। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट, लॉग के वर्सेस 1/t, यानी लॉग के में और 1/t में ग्राफ प्लॉट करवाए जा रहे हैं। करें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दीज रिएक्शंस। अब जरा ध्यान दें, वो कह रहे साहब 1, 2 और 3 रिएक्शंस हैं जिनके एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ दिया गया है। कह रहे साहब बताओ किस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ सबसे ज़्यादा उससे कम निकल कर, किस ग्राफ की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा उससे कम निकल कर के आ रहा होगा। तो पहले तो हम ये देखें, यहाँ देखें थीटा सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसको ले जाकर इसे मिलाएं तो इसका देखिए थीटा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसका थीटा उससे कम है, इसका थीटा देखिए और कम निकल करके आ रहा है। क्लियर बात? तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो थीटा में और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रिलेशन, यही हमको देखना है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि अर्हीनियस इक्वेशन का जो वो है अर्हीनियस इक्वेशन, उसका पहले हम अपने लॉग फॉर्म में निकाल करके ग्राफ से मैच कराएं। तो होता है नेचुरल लॉग के नेचुरल लॉग ए माइनस ये अपान आर इंटू 1/t के। यही देखिए 1/t में और नेचुरल लॉग के में ग्राफ खींचा गया है। अब अगर यहाँ लॉग के में लिए हैं तो यहाँ पर 2.303 आ जाएगा। ओके, ग्राफ तो आएगा वैसे ही, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो y = c - m डॉट, ये क्या हो गया x, यही तो हमारा स्लोप बन रहा है। स्लोप = -E अपान क्या हो गया r के, ठीक है। और स्लोप हमारा कैसा है, निगेटिव है, ठीक है, स्लोप निगेटिव है, ठीक है। या यही स्लोप = हो जाएगा r अपान किसके हो जाएगा, E के। यहाँ माइनस है, पलटेंगे तो यह हो जाएगा प्लस। और ये स्लोप हमारा किसका है, tan थीटा के, ये हो जाएगा r अपान क्या हो गया, E के। यानी कि E
इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? tan थीटा के। उल्टा क्यों आ रहा है? क्योंकि साइन निगेटिव लगा हुआ है। इसका मतलब कि जिस ग्राफ का tan थीटा सबसे ज़्यादा होगा, जरा ऐसे आप देखें, जैसे एक ऐसे है, इसका tan थीटा ये है, एक ऐसे है, इसका tan थीटा ये है, ये tan थीटा 1 है, tan थीटा 2 है, तो tan थीटा 1 इज ग्रेटर दैन tan थीटा 2। अगर हम इस दो ग्राफ में चेक करें तो इसका थीटा सबसे ज़्यादा है, तो इस वाले का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इसका थीटा कम है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस इक्वेशन को कहीं अपने बुकलेट में ज़रूर लिख लीजिएगा बेटा, जहाँ पे हम क्लास में पढ़ाए हैं कि ग्राफ का स्लोप जितने खड़ा होगा, खड़ा मतलब थीटा उतने कम होगा, ओके, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उतने ज़्यादा होगी। तो tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी के। अब अगर आप इसमें देखें तो सबसे कम थीटा किसका है? सेकंड वाले का। तो EA2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए EA2 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद किसका आएगा? EA1 का। फिर उसके बाद किसका आएगा? EA3 का निकल करके आएगा भैया, देखिए EA2 का हुआ, ये EA2 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये EA1 आएगा और फिर उसके बाद EA3 निकल करके आएंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यही तो डेटा दिए गए हैं ना, हाँ ठीक, ये बल्कि ऐसे आप यहाँ से लिख सकते हैं, ग्रेटर द थीटा लोअर विल बी द EA, थीटा मतलब एंगल, तो थीटा और EA में रिलेशन आपके सामने लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में पीछे दिए गए हैं आपके बुकलेट में, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, 15वां सवाल कह रहे हैं द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन व्हिच डबल्स द रेट व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 केल्विन टू 308 केल्विन, ठीक है। यानी कि 298 केल्विन से जब ये 308 केल्विन पर जा रहे हैं, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर जब आप रेट कांस्टेंट के का रेशियो निकालते हैं तो उसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। और हर 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट 2 टाइम्स बढ़ता चला जाता है। वही जो 2 निकल करके आता है उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। वो करे सब डबल हो जा रहा है रिएक्शन का रेट। तो पहले तो आप जो इक्वेशन है उसको पहले लिखिए, log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2 के। तो हो जाएगा log K 308/K 298 इक्वल टू EA/2.303 इंटू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किलो जूल में वैल्यू दे रहे हैं। किलो जूल में वैल्यू देने का मतलब कि हमें एक्टिवेशन आर की वैल्यू किलो जूल में रखना पड़ेगा। तो 8.3 इंटू 10 की पावर -3 T2 हो जाएगा 308 माइनस 298 अपान 308 इंटू 298। इसके जहाँ पे हम रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा log 2 इक्वल टू EA/2.303 इंटू 8.3 इंटू 10 की पावर -3। ये हो जाएगा 10/308 इंटू 298। log 2 की वैल्यू सबको पता है 0.3010। जब आप इसको सॉल्व करेंगे भैया EA इक्वल टू तो निकल करके आएगा 52.9 किलो जूल पर मोल। ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला सवाल है बेटा, क्लियर। 16वें क्वेश्चन में आ जाएं। 16 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कंसीडर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन
x जा रहा है y में, x जा रहे हैं y में। रिएक्शन का जो डेल्टा H है ये पॉजिटिव है और सबको ये बात पता है कि डेल्टा H इक्वल टू होता है EAF माइनस EAB। तो अगर आप यहाँ से EAF निकालेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा H प्लस EAB, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन का है वो बैकवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी से डेल्टा H वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स कि EAF की वैल्यू जो होगा वो EAB से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर? आप ढूंढिए इसमें, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है जिसमें EAF की वैल्यू EAB से ज़्यादा हो। हाँ, EF की वैल्यू EB से ज़्यादा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 17 नंबर सवाल देखें। कह रहे द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज RT इक्वल टू log C0 माइनस log CT के। द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाई प्लॉटिंग, किसके बीच आप प्लॉट करेंगे, तो किसके बीच आप प्लॉट करके चल रहे होंगे। तो जरा इक्वेशन देखिए, ये दिए हैं RT इक्वल टू log C0 माइनस log CT। अब अगर हम इस R को इस तरफ ले जाएं तो हो जाएगा T इक्वल टू log C0 अपान R माइनस log CT अपान R के। इसी को थोड़ा और इधर ले आएं, ये हो जाएगा T इक्वल टू log C0 अपान R माइनस 1 अपान R log CT के, जो चेंजेबल वैल्यू हैं। ये देखिए यही तो है ना, ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो ये हुआ टाइम, y इक्वल टू C माइनस m डॉट, ये क्या हो जाएगा x। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ खींचा जाएगा टाइम के बीच t और log CT के बीच। स्लोप देखिए क्या है हमारा, निगेटिव, ये स्लोप निकल करके आ रहा होगा और ये वैल्यू क्या आ रही होगी, इंटरसेप्ट निकल करके आ रहा होगा बेटा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा खींच रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ हमारा खींचेगा वो टाइम के बीच में और log CT के बीच में, टाइम के बीच में और log CT के बीच में, ना कि 1 अपान टाइम CT के बीच, ना कि 1 अपान टाइम 1 अपान CT के बीच, ना कि टाइम या CT के बीच। तो टाइम और log CT के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। 18 नंबर सवाल कह रहे हैं द हाफ लाइफ, क्या कह रहे हैं हाफ लाइफ में भैया, कह रहे द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो आइसोटोप इज 4 आवर। हाफ लाइफ इसका 4 घंटा दे दिए। कह रहे हैं इफ द इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप वाज 200 ग्राम, द मास रिमेनिंग आफ्टर 24 आवर अंडर कैटलाइज्ड इज, सॉरी हाँ ठीक, अनडीकेड इज, अंडर कैटलाइज्ड नहीं अनडीकेड, मतलब कितना वो रह जा रहा है, 24 घंटे के बाद कितना बच जा रहा है। तो हम सबको पता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं। सबको ये बात पता है कि K इक्वल टू 2.303 अपान T log A0 अपान क्या हो गया AT के। ठीक है, हमसे कह रहे साहब हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप इज 4 आवर। सबको ये बात पता है कि K इक्वल टू 0.693 अपान क्या होता है हाफ लाइफ के। तो इस K की वैल्यू ले करके हम यहाँ पुट करें तो हो जाएगा 0.693 अपान हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना दे दिए इसका, 4 घंटा दे दिए हैं, 4
इक्वल टू 2.303 अपान टी। टी कितना दे दिए बेटा, ये कितने घंटे के बाद दे रहे हैं, ये कह रहे हैं 24 घंटे के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 log 200 ग्राम अपान 80। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे log 200 अपान 80, ठीक है, ये पूरा इसको आप 0.693 इंटू 24 अपान 4 इंटू 2.303, ये आएगा 1.8। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दें, log 200 अपान 80 इक्वल टू 1.8, तो 200 अपान 80 इक्वल टू हो जाएगा एंटी log 1.8, ये हो जाएगा एंटी log 0.8 इंटू 10 की पावर 1, ये हो जाएगा 6.3 इंटू 10, यानी हो जाएगा 63। ठीक है, तो यही 80 इक्वल टू हो जाएगा 200 अपान 63। तो 200 अपान 63 निकल करके आ जाएगा 3.125 ग्राम। इसमें आंसर आ जाएगा ए। चेक करके देख लीजिए पूरा, इसमें कोई कहानी नहीं है, न कोई बहुत बड़ा मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है। 19th नंबर क्वेश्चन देख लें। 19th नंबर सवाल में क्या गाना गा रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं कंसीडर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ज़रा कंसीडर कर लीजिए। टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, K1, K2, K3. The overall rate constant K is given by the expression K equal to under root K1 K3 अपान K2। तो ये है K इक्वल टू अंडर रूट K1 K3 अपान K2। ठीक है, कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दिया गया E1 60, E2 30 और E3 10। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं देन ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन किलोजूल पर मोल। ठीक, हम इसके जहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं उठा करके, ये हो जाएगा ए ई का पावर माइनस ई अपान आर टी इक्वल टू अंडर रूट ए ई का पावर माइनस E1 अपान आर टी ई का पावर माइनस E3 अपान आर टी अपान ए ई का पावर माइनस E2 अपान आर टी। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से पावर हटा दें, ठीक है, रूट अंडर रूट हटा दें, तो सीधे हो जाएगा ये का पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें तो हो जाएगा नेचुरल लॉग ए ई का पावर माइनस ई अपान आर टी, ये इधर आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग पूरे का ए E1 अपान आर टी डॉट ई का पावर E3 अपान आर टी। ठीक है, ये ए ई का पावर माइनस E2 अपान आर टी। नेचुरल लॉग ई की वैल्यू 1 होगी और ए दोनों तरफ है, ए बाहर करेंगे आप, ए नेचुरल लॉग दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो वैल्यू निकल करके आएगा ये हो जाएगा सीधे सीधे माइनस ई अपान आर टी इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा, बाहर रखिए इसको, ये हो जाएगा माइनस
E1 अपान RT माइनस E3 अपान RT, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस E2 अपान RT। दोनों तरफ माइनस से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, और RT क्या हो जाएगा सबका कैंसिल, क्योंकि RT आप कॉमन ले लेंगे तो सीधे आ जाएगा भैया E इक्वल टू हाफ को बाहर रखिए, ये हो जाएगा E1 प्लस E3 माइनस E2, तो यही हो जाएगा हाफ। E1 कितना दिया गया है 60, E3 कितना दिया गया है 10 और E2 कितना दिया गया है 30। तो 60 10 70, 70 में से 30 घटा देंगे 40, तो हाफ इंटू 40, तो E निकल करके आ जाएगा कितना 20। सामने आपके सब लिखा हुआ है एकदम। तो E कितना निकल के आया भैया 20। इसमें देखिए आंसर कोई मैच कर रहा है, यस सर आंसर ये मैच कर रहा है। क्लियर। 20वें क्वेश्चन में आ जाए भैया। 20वें सवाल में कह रहे फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम द एक्टिवेशन एनर्जी इज 20 किलोजूल पर मोल एंड फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकिल द एक्टिवेशन एनर्जी इज 41.4 किलोजूल पर मोल। द लॉगरिथम ऑफ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ केमीजॉर्प्शन ऑन इक्वल एरियाज ऑफ द मेटल्स एट 300 केल्विन इज नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू सारे यहाँ पर दिए गए हैं। हमने आपको एक इक्वेशन लिखवाया था, जब एक्टिवेशन एनर्जी बदलता है तो रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है, रेट कांस्टेंट के भी बदलता है, तब टेम्परेचर उस दौरान कांस्टेंट होता है। उसके लिए हमने आपको एक इक्वेशन लिखवाया था, ये था। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं भैया आपसे, हमसे ये पूछ रहे हैं द लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ, अच्छा लॉग के टर्म में पूछ रहे हैं, तो log K2 अपान K1 इक्वल हो जाएगा EA2 माइनस EA1 अपान 2.303 R इंटू टी के। हमसे वैल्यू किस में पूछ रहे हैं बेटा, ये जूल में पूछ रहे हैं ना, हाँ ठीक जूल में पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा log K2 अपान K1, इसी की पूरी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, लॉगरिथम रेशियो पूछा जा रहा है। EA2 कितना दिया, अच्छा चलिए इस देख लेते हैं, 41.4 किलो जूल, 41.4 किलो जूल माइनस ये हो जाएगा 30 किलो जूल, 30 किलो जूल, ठीक है, अपान 2.303, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल, और टेम्परेचर हमें कितना दे दिए बेटा 300 केल्विन, 300 केल्विन। क्लियर। अब ये जो पूरा सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा log K2 अपान K1 इक्वल टू, ये एक्चुअल में आता है 1.99 के, ये आ जाएगा 2 के करीब, ठीक है। जो नियरेस्ट वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल फिजिकल वाले सवाल इस बार हमने बेटा पहले लगा दिए थे, और बॉन्डिंग वाले सवाल इसके बाद लगाए हैं। क्लियर। आइए बेटा 21वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जरा। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। कह रहे कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है 21 नंबर सवाल में, ठीक है। ये जो दिया गया है Cl2 का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें थोड़ा नीला कलर ले लें हम, Cl2 का ये रिप्रेजेंटेशन है। Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, ये भी 2 2 4 2 6, एक इसका और एक इस Cl का, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, शेयरिंग करके इस कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही वाटर का भी जो केस दिखाया गया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
आप अगर देखें तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका, एक इसमें ऑक्सीजन का है, एक इसमें ऑक्सीजन का है, एक इसमें हाइड्रोजन का है, और 4 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का है, एक और एक, 2, 6, 8 इसका पूरा, 8 इसका पूरा, दो प्लेट दोनों हाइड्रोजन का पूरा। और ये भी पूरी तरीके से एकदम एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। Cl का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन जो था 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया है कार्बन के साथ। तो देखिए CCl4 का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कह सब कौन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो एक ही नहीं, तीनों करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसमें देखें तो ऑल आर इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा रंग बदल दें ताकि रंग दिखे साफ साफ, ये हो जाएगा डी, इसमें करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। 22वें सवाल में जरा देखें भैया, 22 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द, आप सवाल ऊपर लिखा हुआ है, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच, तो कह रहे हैं कौन इसमें करेक्ट नहीं होगा। पहला कह रहे मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ही करेंगे। मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, व्हाइल नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। नॉन मेटल की आदत होती है इलेक्ट्रॉन लेने की और मेटल की आदत होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एक्वायर करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर एक्वायर करते हैं। वो कह रहे साहब यही होता है, तो ये तो सही है, सही यही होता है। कह रहे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैव स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल करेक्ट। जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं या आयनिक बॉन्ड जनरली बनाते हैं तो अक्सर इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, अपना ऑक्टेट वो भी पूरा करने के लिए। तो दोनों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं, ये भी करेक्ट है। ऑक्टेट फॉर्म्ड इज NH2NP6 या डुप्लेट 1s2, बिल्कुल करेक्ट। 8 इलेक्ट्रॉन जब पाया जाएगा आउटर मोस्ट शेल में तो NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, 8 पूरा हो गया, या डुप्लेट पूरा होना चाहिए, हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर्ड कर ले। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। लेकिन वो कह रहे हैं सही नहीं, जो इसमें गलत है वो बताओ। तो भैया देखिए गलत कौन कौन हो सकता है, ध्यान दीजिए जरा। ये तो ABC तीनों सही है। डी में कह रहे साहब कैटायंस एंड एनायंस अट्रैक्ट नॉन डायरेक्शनली बाय कूलम्बिक फोर्सेस एंड ज्वाइन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। अगर नॉन डायरेक्शनली कूलम्बिक फोर्स के द्वारा आयन अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, वहाँ बॉन्ड कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जा रहा है। अगर यहाँ आयनिक बॉन्ड देते तो ये करेक्ट हो जाता बेटा। आइए 23वें नंबर सवाल पे भैया, आइए बेटा 23 नंबर क्वेश्चन पे जरा हम लोग चलें। कह रहे इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज -788 किलोजूल पर मोल। पहले तो आप इसको समझें कि लैटिस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। ये सोडियम है, गैसियस कैटायन, कोलाइड आयन, गैसियस एनायन जब मिलते हैं तो NaCl क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। इसका जो डेल्टा H है -788 किलोजूल पर मोल होता है। इसी डेल्टा H को कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब ध्यान दें, अगर हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इसी को लैटिस कहा जाता है बेटा, तो 1 मोल लैटिस क्रिस्टल के बनने में कहाँ से, उसके गैसियस कैटायन और एनायन से जो एनर्जी या हीट या इंथैल्पी रिलीज होती है उसी को इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम इसी NaCl को तोड़ना चाहेंगे इसके गैसियस कैटायन में और गैसियस एनायन में,
तो जितनी एनर्जी इन्होंने रिलीज किया था उतनी एनर्जी इनको रिक्वायर्ड होगी टूटने के लिए। तो निकल के आएगा प्लस 788 किलो जूल पर मोल। अब जरा स्टेटमेंट पढ़िए। वो कह रहे साहब इंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज -788 किलो जूल पर मोल। कैन दिस शोज दैट, ये क्या बताता है? कैसे साहब आयोनेशन एनर्जी ऑफ Na इज 788 किलो जूल, गलत। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज 788 किलो जूल, गलत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो माइनस में होगा, हालांकि कुछ के प्लस में भी होते हैं। 788 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट सोडियम एंड क्लोराइड आयन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl क्रिस्टलाइन फॉर्म इनटू गैसियस स्टेट। इसका तात्पर्य हुआ कि NaCl के बनने में 788 किलो जूल रिलीज हुआ था, तो अगर हम इन्हें सेपरेट करें NaCl को उनके गैसियस कैटायन और एनायन फॉर्म में अगर हम इनको सेपरेट करें तो इतना जूल हीट रिक्वायर्ड होगा। तो इससे हमें यही इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है। जबकि लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो 788 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्टिंग 1 मोल ऑफ NaCl। मेल्टिंग करने के लिए जो इंथैल्पी रखता है उसे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ना कि इंथैल्पी ऑफ लैटिस कहा जाता है। स्पष्ट? तो ये स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा गलत है, सिर्फ इसमें थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगा बेटा। आइए 24 नंबर सवाल पे भैया, 24 नंबर क्वेश्चन पे कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वल बॉन्ड ऑर्डर। कौन इनमें से बराबर बॉन्ड ऑर्डर रख रहे होंगे? अब अगर आप यहां देखें तो एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन के पास 7 और 7 मिला करके 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन अगर O2 फॉर्म में होता तो 16 इलेक्ट्रॉन होते, 2 निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 14 इलेक्ट्रॉन। 8 और 6 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। ये भी कितने हो गए? 6 और 8 6 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का जो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हैं वो 3.03 निकल करके आता है। यानी इनका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इनका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इनका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इनका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर आप इनके चित्रकारी देखना चाहते हैं, ये देखना, ये साइनाइड आयन हुए, 3 बॉन्ड इनके मध्य है। ये भी देखिए 3 बॉन्ड हैं। O के बीच भी देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे N के बीच में आप देख लीजिए। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आयन या मॉलिक्यूल है इक्वल बॉन्ड ऑर्डर। स्पष्ट? 25 नंबर सवाल पे आ जाए भैया। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2, O2 एंड N2। अब अगर आप यहाँ N2 के केस में देखें तो यहाँ 3 बॉन्ड है, O2 के केस में देखें 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन के केस में देखें 1 बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वहाँ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है 2 बॉन्ड से, और 2 बॉन्ड वाले की बॉन्ड एनर्जी 1 बॉन्ड वाले से ज़्यादा है। तो आंसर इसमें कौन सा निकल के आ जाएगा? सेकंड, N2, फिर O2, फिर H2। 26 नंबर सवाल देखें भैया। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो रेजोनेंस। ये देखिए ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये है CO3। इसको सही कर लीजिएगा, ये CO3 है, कार्बोनेट आयन है, और ये C6H6 है। सबको पता है कि बेंजीन रेजोनेंस शो करता है। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने देखिए हम बना दे रहे हैं, ये है। सबको पता है कार्बोनेट आयन भी रेजोनेंस शो करते हैं, ये है। यहाँ देखना X, Y, Z, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, Z पर निगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस शो करेंगे। निगेटिव चार्ज एक बार यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे, यहाँ निगेटिव निगेटिव आ जाएंगे, तो रेजोनेंस शो करेगा।
ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी रेजोनेंस कर रहा होगा। ये देखना, यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और ये अगर आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन करके आएगा। ऐसे बन सकते हैं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ठीक है, एक से अधिक फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट करे तो उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ओजोन का भी देखिए, ओ है, ये बना डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज यहाँ आ जाएगा और बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसका दूसरा स्ट्रक्चर ही बन सकता है। ओके, ये तो रेजोनेंस आपको ओजोन का दिखाया गया है। 128 पिकोमीटर निकल करके आता था, इक्वल बॉन्ड लेंथ। तो इसमें ओजोन भी करेगा, CO भी करेंगे, CO2 भी करेगा, CO2 भी करता है। इनका भी ज़रा देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर दिखाया जा चुका है। यहाँ देखना ज़रा, ठीक है। करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन ये खींचेंगे ऐसे, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस और ये लोन पेयर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसके 3 स्ट्रक्चर बन करके आते हैं। ये स्ट्रक्चर बन करके आता है। यही अगर इस तरफ घूमता तो प्लस इधर आते, निगेटिव इधर आ जाते। तो देखिए इसके सब ऐसे ही स्ट्रक्चर से बन करके देने का मतलब ओजोन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बोनेट भी और बेंजीन भी, सारे मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1 to 5 इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। आप गूगल कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि भाई इसमें कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं करेगा तो गूगल करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ना समझ में आया तो आप हमारे पास आए, हम और अच्छे से आपको समझा देंगे। यहाँ तो थोड़ा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं ताकि सारे सवाल जल्दी से डिस्कस हो जाएं बेटा। 27 नंबर सवाल कह रहे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाईपोल। अब जैसे ये H है और ये F है, बताया गया है कि जो डाईपोल का डायरेक्शन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ किया रखा जाता है। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ टेल होता है पॉजिटिव साइन के साथ, और जिसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है उधर हम हेड को रखते हैं बेटा। इधर क्रॉस एरो बनाते हैं, इधर हेड रखते हैं। तो डायरेक्शन इसका होगा H से F की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाईपोल। स्पष्ट। तो 27 नंबर में आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एक्सपेक्टेड टू हैव जीरो डाईपोल मोमेंट। किसका डाईपोल मोमेंट जीरो होगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये BeCl इधर, Cl इधर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ डाईपोल का डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड इसका होगा वही मैग्नीट्यूड इसका होगा, μ1 माइनस μ2। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो निकल करके क्या आ जाएगा, 0। ऐसे BCl3 का भी है, इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड। ये तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, कैंसिल आउट करेंगे। या कह सकते हैं अगर 3 वेक्टर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकल करके आएगा वो सदैव 0 होगा। इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसा है जिसका डाईपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, इसका म्यू कभी 0 नहीं होगा। और यहाँ CO2 है, देखिए इसका भी म्यू 0 निकल करके आएगा, इसका भी म्यू 0 हुआ, इसका भी म्यू 0 हुआ,
और इसका भी म्यू 0 है। तो इसमें 1 होगा, 2 होंगे और 4 होंगे। तो 1 2 4 किसी में है? यस, थर्ड ऑप्शन में है। 29 नंबर क्वेश्चन देखें। 29 में क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं द कोवैलेंट नेचर, यह है कोवैलेंट नेचर इन आयनिक बॉन्ड इज ग्रेटर इफ। तो कोवैलेंट नेचर कब ग्रेटर होता है? जब कैटाइन स्मॉलर हो, एनायन लार्जर हो। ओके, और हाई चार्ज हो कैटाइन और एनायन पर। यहाँ देखना, कैटाइन लार्जर कह रहे हैं, एनायन स्मॉलर कह रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीनों में कौन एक करेक्ट है? चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनायन बोथ इज लार्ज। कैटाइन और एनायन पर दोनों पर चार्ज क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट होना चाहिए। स्पष्ट। 30वां सवाल देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपल्सन अकॉर्डिंग टू। अच्छा, सवाल पहले चले आए अगले पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपल्सन अकॉर्डिंग टू नाइलम एंड गैलेप्सी वेस्पर्स थ्योरी। तो ये सबको बात पता है कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम लोग। 31 नंबर सवाल है ना? हाँ ठीक। कह रहे सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। इसमें से आपको इनकरेक्ट मैचिंग चूज करनी है। इनकरेक्ट मैचिंग चूज करनी है। कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल SF6 ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये तो सही है कि SF6 में सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, यहाँ सल्फर है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब ये जो है ये इसके ऊपर ऐसे बेटा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इसके पीछे है। बल्कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे है ना, इधर और इधर 90 90, और ये सब इस प्लेन में भी सब 90 90 90 हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब दूसरे, अच्छा ना दूसरा देखिए, सीसा शेप ऑफ SF4 2 एंगल क्लोज टू 90 डिग्री एंड 3 एंगल क्लोज टू 120 डिग्री। तो जरा सीसा शेप वाले में देख लें, यह है SF4, इसके पास एक लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 6 निकल करके आया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2। ठीक है, 1 मिनट, sp3d2 नहीं होगा, 4 बॉन्डेड है ना बेटा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा sp3d। थोड़ा जल्दी में है हम बेटा आज, ये देखना जरा, S ये यहाँ लगा F, यहाँ लगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका। तो एक F ऊपर गया और एक F नीचे आ गए, और इधर जो है लोन पेयर जाएगा, इधर लोन पेयर जाएंगे। स्पष्ट। अब इसी को अगर आप ऐसे बना दें, ये देखिए सीसा शेप हुआ। ठीक है, अब ये अगर आप यहाँ देखें तो ये और ये, भाई अगर आप इसको, जो बेस है अब ट्राइगोनल हो गया बेटा, तो इधर देखिए एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, तो 90 ऊपर 90 नीचे, तो 2 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हो गए। और इधर देखना, इसमें देखिए इस प्लेन में 3
बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर वाला, तो यहाँ 120 डिग्री, 120 120, तो लगभग तीनों कह सकते हैं 120 120 पर हैं। हालांकि हम बॉन्ड एंगल मानते हैं बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट सही इसलिए कह सकते हैं। लेकिन चलिए अगर मान लीजिए आप इसको गलत मानते हैं तो आप गलत रियल में किसको मानेंगे? टी शेप ClF3 ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। इसमें भी टी शेप में देखिए ये ClF3 है, ये ClF3, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। अगर 2 लोन पेयर हैं तो 2 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्डेड हुए, वेस्प कितना आ गया 5, हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा sp3d। क्लियर बात? अब जरा ध्यान से देखें, ये है Cl, ठीक है। लोन पेयर कहाँ जाएंगे? लोन पेयर कहाँ जाएंगे? इक्वेटर पर, यहाँ जाएगा F, यहाँ जाएगा F, यहाँ जाएगा F, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखें तो Cl ये हुआ F, ये हुए F, ये हुए F, यहाँ लोन पेयर हुआ, ठीक है। तो ये होते हैं 87 डिग्री, लेकिन हम कह सकते हैं कि लगभग 90 डिग्री के है, इसलिए टी शेप ClF3 ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये भी अगर मान लो चलो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और डी वाले में क्या करें? ट्राइगोनल प्लेनर BF3 के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो आप बताइए जरा BF3 में क्या सारे एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हैं? नहीं, ये सब कितने हैं? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो 87 तो चलो 90 करीब हम मान सकते हैं कि चलो ठीक भाई 90 डिग्री मान ले रहे, ये भी 90 हो गए, ये भी 90 हो गए, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर 90 डिग्री आ रहे हैं? तो ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत हो जा रहा है ना डी। तो अगर हमें 4 में से एक गलत चुनना है तो हम डी वाले को क्या कह सकते हैं कि साहब ये पूर्णतः गलत है। तब भी ये कुछ हद तक सही है भाई, चलो 90 नहीं 87 तो, लेकिन 90 के आसपास तो है। या यहाँ पर 120 डिग्री लोन पेयर में भी वो लेकर के चले, सब 3 एंगल 120 डिग्री के लेकर के चल रहे हैं, तो ए बी और सी करेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनकरेक्ट जो है वो डी वाला ऑप्शन हो सकता है। BF3 में कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। क्लियर? 32 नंबर सवाल पे आ जाएं भैया। कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव और इन फेस ओवरलैप। तो पॉजिटिव ओवरलैप वो नहीं शो करेंगे जब प्लस प्लस मिलते हैं, ठीक है, प्लस प्लस मिलते हैं, माइनस माइनस मिलते हैं, तब वो सेम फेज ओवरलैपिंग बोला जाता है, या उसी को पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोला जाता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तो पॉजिटिव ही हुआ। तो जब सेम साइन ओवरलैप करते हैं तो ऐसे ओवरलैपिंग को पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते हैं या सेम फेज ओवरलैपिंग कहते हैं। अब यहाँ जरा देखना, प्लस प्लस मिले, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस मिले, यहाँ देखना प्लस मिला और इसका भी देखिए प्लस मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या ये ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये निगेटिव ओवरलैपिंग है। स्पष्ट बात, इसमें आंसर डी करेक्ट हो जाएगा बेटा। आइए 33 नंबर सवाल पर आ जाएं जरा, 33 नंबर सवाल पर कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो जीरो ओवरलैपिंग। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस के एलांग ओवरलैपिंग हो रहा है, बॉन्ड बनेगा। ये एक्सिस के एलांग ओवरलैपिंग हो रहा है, बॉन्ड बनेगा। यहाँ जरा बताइए क्या एक्सिस के एलांग ओवरलैपिंग हो रहा है? ये एक्सिस इधर जा रहा है, एक्सिस इधर जा रहा है, पेट में ही घुसेड़ दे रहे मुंडी अपनी ले जा करके, तो ये ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों? ओरिएंटेशन मैच नहीं कर रहा है, आउट ऑफ ओरिएंटेशन है। जब आउट ऑफ ओरिएंटेशन में ओवरलैपिंग होता है या ओरिएंटेशन मैच ना करे, तब ऐसे ओवरलैपिंग कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। जो ओवरलैपिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है जीरो ओवरलैपिंग। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? डी, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 वाले में आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें कौन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा? ये एस एस ओवरलैपिंग है,
यहाँ देखना ये एस एस ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। यहाँ पी और पी का लीनियर ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। ये एस और पी का एक्सिस के एलॉन्ग ओवरलैपिंग है, लीनियर ओवरलैपिंग है, ये भी बॉन्ड कौन सा बना रहा होगा, सिग्मा। लेकिन यहाँ देखना पी पाई और पी पाई का ओवरलैपिंग हो रहा है, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा है। तो जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है बेटा, ठीक है, यानी एक्सिस के पैरेलल जब ओवरलैपिंग होता है, तो यहाँ देखिए ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कौन सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन में आ जाए, 35 नंबर कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कौन हाइब्रिडाइजेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ऑर्बिटल्स ऑफ बैलेंस सेल ओनली ऑफ एन एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। क्या हमेशा आउटर मोस्ट शेल के ही ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करते हैं? आप डी ब्लॉक में चले जाइए, इनर सेल के भी तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बात नहीं हुई। दूसरे में आ जाएं, कह रहे ऑर्बिटल्स अंडर गोइंग हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव इक्वल एनर्जी। तो इक्वल एनर्जी वाले भी इंटरमिक्सिंग करते हैं और ऑलमोस्ट नियरली सेम एनर्जी वाले भी, यानी एनर्जी में अगर थोड़ा डिफरेंस भी हो तो भी वो बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इक्वल एनर्जी वाले ही नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस बिफोर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात सत्य है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो पहले ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में इंटरमिक्स करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो कह रहे साहब हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस बिफोर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कूदने से पहले ही ऑर्बिटल क्या करते हैं, इंटर मिक्स होते हैं बेटा। तो ये एसेंशियल कंडीशन हो गई। कह रहे हैं इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज हाफ फिल्ड आर कंप्लीटली फिल्ड। ये हमेशा ऑलवेज की नहीं है, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, कंप्लीटली फील्ड भी हो सकते हैं, और कभी कभी तो वैकेंट ऑर्बिटल वाले भी हो सकते हैं। तो पूरी बात न इसमें बताई गई, न सारी बातें दोनों इसमें करेक्ट हो रही हैं। इसमें बात बिल्कुल एकदम करेक्ट हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है भैया, सी। क्लियर। आइए जरा अगले 36 नंबर सवाल पर, 36 नंबर क्वेश्चन पलट लें भैया। कह रहे हैं 36 नंबर, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज या आर करेक्ट फॉर BeCl2। BeCl2 के लिए कौन कौन इसमें करेक्ट कंडीशन है। कह रहे हैं इन एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज 1s2 2s1 2p1। बिल्कुल करेक्ट, ये है बेरिलियम, ठीक है। 4 इनका एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p0, ये ग्राउंड स्टेट में है। जब ये फॉर्मेशन करते हैं बेटा, थोड़ा येलो ले लें ताकि साफ दिखे, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, अगर आप देखें तो ये है 1s 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 2s 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 2p कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए। नियम से अगर देखा जाए तो बेरिलियम को बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर अप हैं। तो अब क्या होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन कूदेगा, नहीं साहब, पहले इनके ऑर्बिटल की इंटर मिक्सिंग होती है, तब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है। ठीक इसी के पहले यही बात तो बोली गई है। तो ये करते क्या हैं, S और P आपस में इंटर मिक्स कर जाते हैं बेटा, और इसी को तो हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडेशन इसी को कहा जाता है। देखना S और P आपस में मिल गए, 3 P के हुआ, 1 S के हुए।
अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या हो गई, सेम, स्पष्ट। जबकि इनकी एनर्जी एग्जैक्ट सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि 2p की एनर्जी अलग होती है, 2s की अलग होती है, लेकिन दोनों आपस में इंटर मिक्स होते हैं। क्लियर। अब ये यहाँ देखना, s के एक और p के भी एक हाइब्रिडेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो मिले हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसको कहा जाएगा। अब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, तो अब अगर इसको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया जाए तो आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1s2 2s1 और 2p1, ऐसे कह सकते हैं भाई। 2p का एक, फिर 2p का दो, 2p का 3, तो 2p का एक ही में तो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऐसे हो जाएगा बेटा, 1s2 2s1 2p1, 1s2 2s1 2p1। तो पहला तो करेक्ट हो गया, ठीक है। कह रहा कौन कौन करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। इन BeCl2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म एंगल 180 डिग्री। ये देखना, ये बेरिलियम है, इसका एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया। जब ये Cl के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इस Cl का देखिए ये ओवरलैपिंग होगा, इस Cl का ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। यहाँ देखना, ये जो ऑर्बिटल है क्या एकदम लीनियर है, बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है ऑर्बिटल ऑर्बिटल के बीच, 180 डिग्री। तो ये भी करेक्ट है भैया। बोथ द बेरिलियम कोलाइड बॉन्ड्स इन BeCl2 आर सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस के एलॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है। लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ये भी करेक्ट है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, सारे करेक्ट होंगे, ऑल द अबव्स आर करेक्ट। अगले पेज पे आ जाएं भाई। कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे साहब इनमें से चेक करिए कि कौन सही मैच है या सही लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहे साहब इन CH4 एंगल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट, सबको ये बात पता है, यहीं से तो स्टार्टिंग होती है टेट्राहेड्रल से स्ट्रक्चर, बच्चों को पहले सबसे पहले बताया जाता है। इन H2O बॉन्ड एंगल आर 104.5 डिग्री, ये सब रिटन है, लर्न होगा, याद होगा आपको पहले से। अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री, ये भी करेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन हुआ ये। 38 नंबर को देखें। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PCl5। कह रहे साहब PCl5 के रिस्पेक्ट में कौन करेक्ट नहीं है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 3d0, बिल्कुल करेक्ट। अगर आप फास्फोरस को देखें 15 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 10 2 12 और ये 3 15 और 3d0, ये देखना जरा, कोई दिक्कत? ये तो भैया करेक्ट है, ठीक है। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर PCl5 बन रहा होगा तो इसके जो 3s के इलेक्ट्रॉन हैं ये प्रमोट किए होंगे बेटा, ये d ऑर्बिटल में जा करके, ठीक है। तो यहाँ से देखना, जब इलेक्ट्रॉन ये कूदा होगा तो ये तो 3 ही हैं, यहाँ से एक कूदेगा, एक यहाँ पहुँच जाएगा, तो कितने हो गए ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, S P और D, S का 1 P के 3 और D के 1, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d, ये इंटरमिक्स हो रहे हैं। और अब जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 3s1 3p3 और 3d1, ये तो कहेंगे ना ऐसे आप। ये देखना, ये भी करेक्ट है भैया, ये भी सही है। कह रहे हैं एंगल एट इक्वेटोरियल पोजीशन आर 120 डिग्री ईच, व्हाइल एक्सियल पोजीशंस मेक्स 90 डिग्री एंगल विद इक्वेटोरियल प्लेन। अब इधर देखना जरा, ये फास्फोरस है, Cl Cl Cl, यहाँ देखना सब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हैं।
120 डिग्री है सब बॉन्ड एंगल। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। अब इसके ऊपर एक Cl, इसके नीचे एक Cl। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये ऐसे बना है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ठीक है। तो एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, तो प्लेन से 90 डिग्री इधर और प्लेन से 90 डिग्री इधर। वही बात बोल रहे हैं कि एंगल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड हैं, ठीक है, 120 डिग्री। और व्हाइल एक्सियल पोजीशन मेक्स, ये जो एक्सियल वाले बॉन्ड हैं ये इक्वेटर से, इक्वेटोरियल प्लेन से एक्सियल बॉन्ड का 90 डिग्री, यहाँ से भी देखिए ये भी 90, ये भी 90 डिग्री। तो ये भी करेक्ट है बेटा। इसका मतलब क्या है? द शेप इज डिस्टार्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। गलत। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका रेगुलर शेप ज्योमेट्री होता है, डिस्टार्टेड नहीं होता। डिस्टार्टेड तब होता जब इसमें लोन पेयर होते। तो इसका मतलब ये वाला क्या है? ये गलत है। तो भैया आपसे कहा गया है कि गलत वाला बताओ, तो सही वाले तो ऊपर के 3 थे, हमें गलत वाले पर टिक लगाना, गलत वाला कौन सा है। तो गलत वाला स्टेटमेंट डी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। अगला सवाल कौन सा? 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर SF6। कह रहे साहब SF6 के लिए कौन करेक्ट नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6 इज sp3d2। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि एक ऐसा होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। व्हेयर d ऑर्बिटल आर dz² और dx² y²। बिल्कुल करेक्ट। sp3d2 में जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे s, इसके px, py, pz, d के अगर 2 मिल रहे हैं तो dz² मिलेगा और dx² y² मिलेंगे, क्योंकि d के 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये दोनों हाई एनर्जी वाले होते हैं, साथ इनके जाएंगे। क्लियर? तो ये भी करेक्ट है। ऑल FSF एंगल आर 90 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। चेक कर लीजिए फिर से एक बार। ये देखना सब 90 90 90 90, और ये प्लेन से 90 और इसके पीछे वाला ये 90। कह रहे ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल करेक्ट। कह रहे एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। गलत। चूंकि सारे बॉन्ड एंगल बराबर हैं, इसलिए सारे बॉन्ड के लेंथ, यानी कह सकते हैं सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे। कोई बॉन्ड छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा होता है PCl5 में, एक्सियल वाला बॉन्ड बड़ा होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। यहाँ पर सारे बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ बेटा बराबर होगा। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये गलत स्टेटमेंट। इसमें कह रहा साहब कौन करेक्ट नहीं है? तो यही भैया करेक्ट नहीं है। क्लियर? 40वें सवाल पे आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें कह रहे साहब पहला वेव फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए प्लस माइनस साई बी, ये दोनों हो सकते हैं। साई ए प्लस साई बी। कब साई ए प्लस साई बी होगा? जब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे होंगे। और कब साई ए माइनस साई बी होगा? जब ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे होंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे, तो ये तो सही है भैया। कह रहे इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिमेन्स बिटवीन द टू न्यूक्लियाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देयर बाई डिक्रीजिंग देयर रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई। बिल्कुल करेक्ट। बॉन्डिंग ऑर्बिटल तब बनता है जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्सन कम होता है, यानी कि उनके मध्य इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है। तो दूसरा भी करेक्ट हो गया भैया। कह रहे इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेंड्स टू होल्ड द न्यूक्लियाई टुगेदर एंड स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस को होल्ड अप करता है, स्टेबलाइज करता है बांध करके इनको। डी करे द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज स्लाइटली हायर देन। हायर नहीं होता, वो तो एंटी बॉन्डिंग वाले का हायर होता है भैया, बॉन्डिंग वाले का तो डाउन होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। कह रहे गलत वाला स्टेटमेंट बताओ।
यही वाला सही हो जाएगा। आइए ज़रा 41 नंबर पर कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नोडल प्लेन। तो इसको याद कर लें, सिग्मा 1s में और सिग्मा 2pz में नोडल प्लेन नहीं होता, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें पाई 2px में होता है, पाई 2py में होते हैं, और इनमें नहीं होते, सिग्मा 1s वाले में, सिग्मा 2pz वाले में। क्लियर? डज नॉट हैव नोडल प्लेन। अगला देखें भैया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डबल बॉन्ड एंड बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। याद रखिएगा, अगर C2 को आप वेपर फेज में लेते हैं तो दोनों ही बॉन्ड इसके कैसे होते हैं, ये दोनों ही बॉन्ड पाई होते हैं, ये भी पाई होते हैं, ये भी पाई होते हैं। ये पढ़ाते समय हम आपको बताए हैं C2 के केस में, और B2 के केस में एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल, वो सिग्मा नहीं होता, वो कैसा होता है, पाई। तो B2 और C2 का केस याद रखिएगा बच्चों, स्पष्ट पढ़ाते समय हम आपको बताए हैं, और NCERT की किताब में भी आपके दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं मैच ऑक्सीजन एटम विद फॉर्मल चार्ज। लो भैया निकाल लो फॉर्मल चार्ज, ये O है, यही तो है ना, ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है। फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला था G - U - B, गुब करके हमने याद कराया था। G इज़ द ग्रुप नंबर, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, U इज़ द अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और B इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, बॉन्ड अटैच हैं। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें किसका, पहले वाले ऑक्सीजन का, तो इसका बताइए ग्रुप नंबर कितना है, 6 या 6 इलेक्ट्रॉन इसका आउटरमोस्ट शेल में है, माइनस कितने अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4, माइनस बॉन्ड इससे कितने अटैच हैं, 2, तो इस पर कितना निकल कर क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज अगर हम सेकंड वाले का निकालें, तो अगर इसका देखेंगे तो ग्रुप नंबर कितना इसका हुआ, 6, माइनस इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं, 2, माइनस बॉन्ड कितने इसके साथ लगे हैं, 3, तो निकल कितना आ गया, +1। अगर हम फॉर्मल चार्ज देखें थर्ड वाले ऑक्सीजन का, तो इसका ग्रुप नंबर कितना है, 6, माइनस एटम की इलेक्ट्रॉन इसके साथ अनसेयर्ड कितने लगे हैं, 6, और बॉन्ड कितना अटैच इसके साथ, 1, तो निकल कितना आ गया, -1। यानी कि पहले ऑक्सीजन पर, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पर यहाँ पर 0 फॉर्मल चार्ज है, सेकंड वाले पर +1 फॉर्मल चार्ज, और थर्ड वाले पर -1। यानी इसका रियल में स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर इसका एग्जैक्ट होना चाहिए बेटा, स्पष्ट। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहले पर 0 किसी में है, हाँ इसमें है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पहले पर 0, दूसरे पर +1 और तीसरे पर -1। ये देखना, ये सही हो रहा है भैया, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। अगला सवाल कौन सा है भाई, 44 नंबर क्वेश्चन। नंबर नहीं डाला क्या इस पर, 43 था, इस पर नंबर नहीं डाले हैं, ये 44 नंबर सवाल है, ठीक है। कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन टाइप और टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। अब अगर आप यहां देखें DsP2 में, ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, sp3d में अगर आप जाओगे तो अगर D बाहरी सेल का इन्वॉल्व हो रहा है तो ये dz² होता है, और DsP2 में अगर D अंदर वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो होता है dx² y²। इसको याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन में ये बात पढ़ाया जाएगा बच्चों। क्लियर? तो DsP2 है और
sp3d में, तो इसका भैया ये हो जाएगा और इस वाले का हो जाएगा यही। sp3d2 अगर दोनों है तो dx² dz²। अगर d3 है तो तीनों देखिए ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी के dxy dxz और dy। तो इसमें जो उसके सामने दिया गया वही करेक्ट ही होगा, यानी p का 1, q का 2, r का 3rd और s का 4th। 1 2 3, यही तो पहले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, 45वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं करता? तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भैया किसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है, फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड्स इन पॉलीएटॉमिक स्पीसीज बताता है ये कि ऑर्बिटल का डायरेक्शन क्या होगा, ओवरलैपिंग किस दिशा में होगी, कितने एंगल पर होगा। शेप मॉलिक्यूल का बताता है, डायरेक्शन बताता है ओवरलैपिंग का, पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में बॉन्ड्स का, ओवरलैप एंड हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बिल्कुल इस सबको एक्सप्लेन करता है। लेकिन इस लास्ट वाले को ये एक्सप्लेन नहीं करता, ये मॉलिक्यूल के एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इन चारों में कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती? तो चौथा स्टेटमेंट है जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। वह स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये 45 क्वेश्चंस बेटा सिंपल दिए गए हैं और इनमें आप देखिए शुरुआत में हमने केमिकल काइनेटिक्स के 20 क्वेश्चन लगाए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस बॉन्डिंग के हैं। बॉन्डिंग के भी बिल्कुल आसान थे और काइनेटिक्स के भी क्वेश्चंस अच्छे थे, उनको अच्छे से आप बढ़िया से उसको रिवाइज करिएगा। और टेस्ट इस बार आप देखे होंगे शुरुआत में हमने सारे क्वेश्चन फिजिकल के लगा दिए, फिर उसके बाद बॉन्डिंग के लगा दिए। आप शुरू में अगर क्वेश्चन करना शुरू किए होंगे और नहीं निकल रहा होगा तो आप परेशान हुए होंगे। ऐसी अगर सिचुएशन कभी आए तो कभी भी पेपर को फिर उल्टे से करना चाहिए। संभावना है कि पीछे से क्वेश्चन आपको आसान मिलने शुरू हो जाएं। क्वेश्चन तो सारे सवाल बराबर मार्क्स कैरी कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस इजीली हो जाएं उनको हम पहले करें, जिनमें हमें पहलवानी करना है उनको हम बाद में करें। ओके, थैंक यू।